नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है बिहार डायलॉग्स पे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 3 जून है और आज जॉर्ज साहब की 90th बर्थ एनिवर्सरी है। और चूंकि बिहार से हम लोग आते हैं तो बिहार के पास कई कारण हैं जॉर्ज साहब से स्नेह रखने का, जॉर्ज साहब के प्रति आभार व्यक्त करने का। मुजफ्फरपुर में सांसद रहे वो, नालंदा से सांसद रहे वो। बिहार एक प्रकार से उनकी राजनीतिक कर्म भूमि रही। तो आज on his 90th birth anniversary, we have with us the former president of Samta Party and someone who has done phenomenally well in promoting the handicraft culture in India. Whenever you go to Delhi, you see Dastar Ki Haat, you see Delhi Haat. So she's someone who needs no parichay, no introduction at all, and she readily agreed to be with us and speak on a sort of conversation, remembering the contributions of George Sahab. And why remembering him is very critical today when we sort of face an unprecedented challenge in terms of the migrant labor crisis, which started in the backdrop of the COVID-19 outbreak. Somehow, the government did whatever the government could. The civil societies did whatever they could. People came out in large numbers to support them. But we had George Saab been here, what would been his sort of vision to support it? So on his 90th birth anniversary, we'll speak on such issues. But at the very outset, let me welcome Jaya ji. Jaya ji has been a sort of mentor since many years and has been blessing us with her kind presence and in terms of scholarship as well. Jaya ji, welcome to Bihar Dialogues. And on this 90th birth anniversary of George Sahab, I, Guru Prakash from Patna, I would like to welcome you for this. कैसी हैं आप जया जी? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस उम्र में ठीक रहना ही बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने ये मंच हम लोगों के लिए बनाया, क्योंकि सबसे पहले मैं जॉर्ज साहब के बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो औपचारिकता को कभी पसंद नहीं करते थे। सबको मालूम है, चप्पल पहन के, कुर्ता पजामा पहन के, कड़क मिलिट्री वालों के सामने बड़े खुशी से आराम से खड़े हो जाते थे। तो कोई भी कार्यक्रम में, खासकर उनके जन्मदिन पे, उनको औपचारिकता कभी नहीं चाहिए था। सुबह मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जॉर्ज साहब बड़े परेशान होते थे अगर कोई जन्मदिन मनाने के लिए कहते। तो हम बिल्कुल परिवार के लोग, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, खास मित्र जो तिब्बत के शरणार्थी हो या बर्मा के शरणार्थी हो, जो उनके घर में ही रहते थे, मुजफ्फरपुर या बिहार से कोई लोग जो इलाज के लिए आते थे दिल्ली, उनके घर में अगर रह रहे हो, बस उन्हीं लोगों के साथ। और सुषमा स्वराज जी के पति स्वराज कौशल हमेशा होते थे और ऐसे लोग होते थे जिन्होंने उनको जबरदस्त घर पे एक कैंडल जलाने का काम करवाया। तो बच्चों के साथ खेल के बड़े खुश होके बैठ जाते थे। तो यही था उनका जन्मदिन, किसी को पता भी नहीं था। और वो जैसे राजनीतिक कार्यक्रम में भी अगर कोई बड़ा पोस्टर लगा दिया या कटआउट की बात की तो वो बहुत नाराज हो जाते थे। कहते थे कि हम फिल्मी लोग नहीं हैं। और जैसे चेन्नई में पूरे फिल्मी लोग या राजनीतिक लोग सब लोग कटआउट लेके जाते थे, ये इसके लिए नहीं होता है चुनावी खर्चा। तो ये सब चीज मानते भी नहीं थे और कहते थे कि चुनाव का चिन्ह रखो पोस्टर पे, व्यक्ति के रूप से पार्टी या मत को नहीं मानना चाहिए। व्यक्ति कुछ नहीं है, पार्टी सब कुछ है और पार्टी का विचारधारा सब कुछ है। तो हम लोगों को यही सिखाया कि विचारधारा अपने आप को मजबूत करता है और उस विचारधारा में हमेशा जनता ही सामने रहना चाहिए। एक और चीज थी, खासकर बर्थडे कैंडल और केक एक अंग्रेजी रिवाज है, लेकिन जॉर्ज साहब बेशक क्रिश्चियन हाउस होल्ड में पैदा हुए, लेकिन उनको जब कहते थे कि आप अपना धर्म के बारे में क्या सोचते हैं, धार्मिक व्यक्ति हो क्या, तो वो कहते थे मेरा भगवान तो गरीबों के आंख में है, आंखों में मुझे दिखता है। तो ये हम लोगों को सबको इतने साल से सिखाया और यही चीज मुझे रोज याद आती है कि हमें अपने घर में बंद रहना या ये क्वारंटीन कराना या आइसोलेशन कराना या कुछ भी कराना, हम जैसे लोगों के सर के ऊपर छत है, खाना ठीक से मिलता है, हमें इतना सब कुछ है कि हमें कभी अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए।
तो यही हम उनके जन्मदिन पे यही याद रखना चाहिए। और मैं याद करती थी आज सुबह जब आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण किया और आपने पूछा कि जॉर्ज साहब क्या करते हैं माइग्रेंट्स के लिए, तो मेरे पास दिमाग में एक कहानी है, एक किस्सा है कि वो क्या करते हैं। मगर सही बात, जी, आप जी। अपनी बात अभी मैं बोलूं या बाद में बोलूं? आप अभी बोलिए ना आप। अच्छा, जी, ऐसे हुआ था कि लोगों ने शिकायत की कि मणिपुर में बॉर्डर पे बहुत ड्रग्स है। और मणिपुर जब भी वो जाते थे हमेशा समाजवादियों को बहुत दिल के करीब थे, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। और डॉक्टर लोहिया भी वहीं जाते रहते थे, लिखते रहते थे और हमेशा कश्मीर के साथ कॉन्ट्रास्ट करते थे कि वहाँ भी मिलिटेंसी है, वहाँ भी दुख है, लोगों को अपने पास लाना चाहिए। तो इसलिए वो बार बार जाते थे। तो मणिपुर में बहुत सी महिलाएं आके बोलते थे हमारे बच्चे सब बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बर्मा बॉर्डर से ड्रग्स बहुत आता है और वहाँ ड्रग्स के कारण इतना पैसा लोगों के हाथ में जो होता है वो लूटा जाता है। तो कोई बैंक नहीं खुलता, कोई कारोबार नहीं हो सकता है, तो कुछ करना चाहिए। और उन्होंने टाइम मैगजीन, न्यूज़ वीक, ये सब चीज़ बहुत दिलचस्पी से पढ़ते थे और उसमें लिखा था कि ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और एक माइलस्टोन और एक फोटो, जीरो नंबर करके, वो जीरो पॉइंट था मोरे ऑन द बॉर्डर बिटवीन बर्मा एंड इंडिया। तो बस उन्होंने तुरंत 1 मिनट भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा चलो समता पार्टी को इकट्ठा किया, पूरे देश के समता पार्टी अध्यक्षों को कहा कि चलो मोरे। तो सब लोग, सारे पार्टी के प्रेसिडेंट्स, और कोई ऐसा बहुत जबरदस्ती वाला आदेश नहीं था, इतना दिल से वो आवाज उठाते थे कि सब लोग बस जॉर्ज साहब ने कहा तो करना ही है, करो या मरो वाली बात। तो उसमें सब लोग उठ के हम लोग सब मणिपुर पहुंचे और वहां से काफी दूर है मोरे पहुंचे जी। और उन्होंने 3 दिन का वहां सत्याग्रह जैसे ही किया। उससे पहले जब वो गए एक रेकी ट्रिप के लिए, तो बहुत लोगों ने स्वागत किया, बोला कि ये ठीक बात है, किसी ने परवाह नहीं किया और हमारी बहुत परेशानी है और जब आप आएंगे तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, तंबू लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये सब हुआ, लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो जो ड्रग डीलर्स थे और उनके सांठ-गांठ वाले लोग थे, उन्होंने इतना लोगों को डरा दिया था कि कोई हमारे पास आने से डरते थे। हम्म, हम्म, और हम लोग बैठे रहे, सब कार्यक्रम चला, सब लोग भाषण देते रहे, तेलंगाना से भी कोई, चेन्नई से भी कोई, कई जगह से लोग आए अपनी-अपनी भाषाओं में, अपनी-अपनी एक्सेंट में बोलते रहे और इस मुद्दा को काफ़ी उठाया और फॉरेन प्रेस भी इसका नोटिस किया था। हम्म, और जब हम उसके बाद तीसरे दिन में उन्होंने कहा चलो अब एक पूरा जुलूस निकाल के हम बिल्कुल बॉर्डर टाउन में जाएंगे जहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट है और वहाँ बहुत तमिल लोग हैं। वहाँ धंधा चलता था ये छोटा चाइनीज पेन या कपड़ा या जो चीज बॉर्डर से चाइना से बर्मा आता था, और उसका मार्केट उस तरफ भी है, एक बहुत नया एक लकड़ी का बना हुआ मार्केट बर्मी साइड, और हमारे साइड में एक पुराना मार्केट। तो हमारे लोग वहाँ ही धंधा करते थे। सारा मार्केट बंद, सारे भीड़ इकट्ठा, और उसके बीच में, भीड़ के बीच में से नजदीक जॉर्ज साहब को और मेरे नजदीक बंदूक लेके आदमी आ गए, डराने के लिए कि आप निकल जाओ, इसमें दखल नहीं देना। बाप रे। इस सब का हमने सामना किया और जॉर्ज साहब बिल्कुल पीछे नहीं हटे और आवाज उठाए और बोले कि चलो हम लोग बॉर्डर पार चलेंगे। हम लोग सब, काफी लोग, पूरे जुलूस नहीं, कुछ लोग हम बर्मा की तरफ गए। वो लकड़ी का मार्केट में पूरा घूमा, वहाँ सारे चाइनीज गुड्स देखे, सब कुछ देखा, पूरा चाइनीज असर था, लेकिन ये मार्केट उनके लिए था। लेकिन उसका उधर ही ये कोकेन ट्रीटमेंट लेबोरेटरीज वगैरह चलता था। सारा हम देख के आए यहाँ आके रिपोर्ट करने के लिए। 3 दिन बाद वो पूरा बर्मीज मार्केट जल गया, ओ। किसी ने आग लगा दिया और ये आरोप लग गया हम लोगों के ऊपर कि हम ही लोगों ने उसका आग लगा दिया था। तो इस तरह के सामना करना, एक ड्रग प्रॉब्लम ऑफ कोना ऑफ मणिपुर, विच एक्चुअली वो ड्रग्स जाके 10,000 गुना वैल्यू में न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स में बिकता था,
उस तरह का वैल्यूबल एक बहुत ही खराब चीज, उसको रोकने के लिए जॉर्ज साहब बहुत इंटरनेशनल प्लस हमारे देश, हमारे लोग, हमारे बच्चे और हमारे बॉर्डर को बचाने के लिए ये काम एक सेकंड में जोड़ दिया। तो इसी तरह है अभी, मुझे लगता है कि जॉर्ज साहब का अगर माइग्रेंट का कुछ कहना था तो वो तुरंत कहते कि सारे नौजवान, सारे बच्चे मास्क पहनो, कुछ भी करो, लेकिन सड़क पे बाहर निकलो और इनका मदद करो। और ये नहीं कि वो हमेशा हमसे ये भी कहते थे, जब 1984 का सिखों के ऊपर दिल्ली में हमला हुआ था, मैं सारा राजनीति, जनता पार्टी सब कुछ छोड़ के मैं कैंप चलाने गई। 3000 सिखों का कैंप मैंने 3 महीने के लिए चलाया, खाना दिलवाओ, ये करो वो करो। आखिर में जॉर्ज साहब ने मुझे एक सवाल पूछा, आप सिर्फ कैंप में रहोगे या राजनीति में जुड़कर राजनीतिक काम करोगे? क्योंकि मदर टेरेसा बनना एक बात है, जब कोई और खराब काम करे और आप वो गंध को पहुंचे तो वो मदर टेरेसा काम है। लेकिन वो गंध को फैलाने से या स्थापित करने से वो नीति क्या है, उसको रोकोगे या नहीं? राजनीति में आने से नीति बदल सकते हैं। तो मैं उसकी तुरंत बाद मैंने जब मोदी जी का भाषण सुना और उन्होंने कहा कि अभी हमको वोकल अबाउट लोकल, जमीन से उठकर होना है, यही बात है कि हमारी नीति इतने दर्शकों तक वो ही था कि शहर को बड़ा करो, शहर के बिल्डिंग बड़ा करो, शहर में फैक्ट्री लगाओ, शहर में अमीर लोगों को और अमीर होने दो। और वो अमीर का बिल्डिंग फैक्ट्री में काम करने वाले कौन? ये मजदूर, जिनके लिए हमने गांव को बिल्कुल रूखा सूखा रख दिया। अगर किसी को साफ पानी, हॉस्पिटल या स्कूल या रोजगार नहीं देंगे तो वो क्यों ना आएंगे वापस? और मुझे याद है कि ट्रेड यूनियन मीटिंग्स जब मैं साथ जाती थी जॉर्ज साहब के मुंबई में, तो वो हमेशा ये स्टैटिस्टिक्स पब्लिक को बोलते थे कि देखो बिहार के लोगों के ऊपर 0.66 पैसा पर हेड खर्चा सरकार की तरफ से आ रहा है, और बॉम्बे का एक व्यक्ति के लिए 300 एंड समथिंग पर हेड पर कैपिटा, उन दिनों में, काफी साल पहले की बात है। इतना जब अंतर होगा आपको शहर और गांव के बीच, तो लोग क्यों गांव में रहेंगे? यही सवाल पूछते थे वही लोगों से जो आज के दिन माइग्रेंट होके भाग रहे हैं, जो यूपी के भैया कहते हैं बॉम्बे में, कोई ये कोई वो, फिर शिवसेना के सन्स ऑफ द सॉइल कहने लग गए। वो वही प्रॉब्लम है, क्यों लोग घर छोड़ के आएंगे? माइग्रेंट्स का भी दिल में यही है, होगा यहाँ छत शहर में, होगा यहाँ खाना, यहाँ रुक जाते तो शायद 2 रोटी कोई ना कोई दे देते। सड़क में क्यों चल पड़े? क्योंकि हमारी कल्चर में एक भावना है कि चलो एक बार घर जाके आते हैं। तो ये सब चीज को समझ के हमें उनके बीच काम करना चाहिए कि माइग्रेंट को खाना खिला दिया, चलो घर पहुंचा दिया, वापस भी लौटने के लिए शायद ट्रेन दे दे। बड़े बड़े ठेकेदारों को सबको चाहिए कि ये वापस आए और काम करें। हमको भी लोग हैं जो कहते हैं हाँ घर में आके काम करो, ड्राइवर गाड़ी ने साफ नहीं किया, लेकिन वो ड्राइवर कहाँ का है कभी पूछा? उनका घर में कैसे चलता है कभी नहीं पूछा। हमें अपना सुख चाहिए और उसके बाद उनको हम भूल जाते हैं। तो ये चीज हमें एक बड़ा इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है जो सारे दुनिया के सामने आ गया है, और इसके लिए बहुत ही एक डॉक्टर कलाम के दिल में पैशनेटली वो बोलते थे मिशन मोड। ये सबसे पहले हमें अपने गांव को रीबिल्ड करना चाहिए। गांव में सारा लाइवलीहुड को ऐसे तैयार करें, शहर के लोग जाके गांव के लोगों को ये से सिखाएं जिससे कि वो अपना सीखा हुआ चीज गांव में भी जाके गांव के फायदा उठाएं। गांव को क्या आइटम्स चाहिए, गांव में क्या बन सकता है जो अभी बाहर से चीन से आ रहा है या कहीं और से आ रहा है, ये सब काम में हमको लगा रहना चाहिए। गांव से लोग आते हैं यहाँ कंप्यूटर सीखने, हम वहाँ क्यों ना उनको कंप्यूटर सिखाएं। स्कूलिंग अभी गांव से हो रहा है बच्चों का, तो कहाँ बैंडविड्थ है कि जिसमें उनको कंप्यूटर नेट सब ठीक से चले। तो ये सब अभी हमें अपने शहर के जितने भी परेशानियां हम लोग समझते हैं है, उसको थोड़ा छोड़ के गांव के बारे में अगर सीख जाएंगे तो फिर वो बात आएगी कि जो गरीब होके परेशान होके शहर में आते हैं उनको कैसे रोका जाए। तो मुझे लगता है कि जॉर्ज साहब ऐसे नीतियों के लिए
आवाज उठाते हैं, जरूर उनका मदद के लिए सारे अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं। इसमें परेशानी ये हुई कि मुझे लगता है आरएसएस और बीजेपी के सिवा मैंने कोई पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं देखा जो सड़क पे लाखों लोगों को खाना खिलाएं। अब लोग आरएसएस के बारे में कुछ भी बोले, मैं आरएसएस की भी नहीं हूँ, लेकिन मैं विरोधी भी बिल्कुल नहीं हूँ। जो उनका सामाजिक सेवा वाला काम है वो बिल्कुल ही मोस्ट प्रेजवर्दी, एंड वी शुड हैव द ऑनेस्टी टू एक्सेप्ट दैट। और बाद में कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे। लोग जरा हाथ जोड़ के खुश हो जाएं और अपने घर में बिना परेशानी से पहुंचे, और उसके बाद उनके दिल में ये बैठ जाए कि हाँ, आगे हम ऐसा ना परेशानी उठाना पड़े। इसके लिए कोई भी दिल्ली में बैठ के अगर सोच रहा हो तो वो ही बड़ी खुशी हो जाएगी उनके लिए। जय जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जैसे ऑटो चालक की बात हो या एचकेएमबी हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आज तक इस देश में जो इनफॉर्मल कहते हैं उनके लिए कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं बनाया गया था। बट जॉर्ज साहब के आने के बाद ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक लीडरशिप की भूमिका आई, और जो आज मजदूर सड़क पे है, जो प्रवासी श्रमिक सड़क पे है, इन लोगों को भी एक लीडरशिप का आज एक वैक्यूम सॉर्ट ऑफ महसूस हो रहा है। तो वहां से शुरू करते हुए आज तक कोई ऐसी व्यवस्था समहाउ, और आई डोंट थिंक इट इज राइट टू ब्लेम एनी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन फॉर इट, इट इज अ वेरी सोशल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। तो उनके लिए क्या विजन होना चाहिए हम लोगों का, जो इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर देश का है, क्या करना है उनके लिए? अब देखिए, ऑर्गेनाइज्ड को जब आप अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज करो जी। तो इट डिपेंड्स वेरी मच ऑन द वर्क प्लेस एंड द कल्चर ऑफ दोज पीपल। क्योंकि मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करती हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड से काम करती हूँ, हम लोग कभी सड़क पे उतर के कोई बड़ा कार्यक्रम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका मतलब है घर छोड़ के, काम छोड़ के, एक दिन की कमाई छोड़ो। और हम किस मालिक के खिलाफ कुछ बोले? हमारा कोई मालिक ही नहीं है, हम ही खुद मालिक है। कारीगर लोग जब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि चलो हम जाके कहीं नौकरी कर लें, 3 महीने बाद वो वापस आते हैं, कहते हैं हमें 10 से 5 काम करना और कोई मालिक के घंटी पर पहुंचना और घंटी पर निकलना और मालिक का कहना मानना, ये हमें पसंद नहीं है। हम अपने घर में बैठेंगे, दिन को सोना है तो सोएंगे, रात भर काम करेंगे और हमारे पिता के साथ रहेंगे, माँ के खाना खाएंगे, घर में ही ठीक है। तो ये बात आ रही है। तो हमें अब देखिए, शहर वाले क्या सोचते हैं, वर्क एट होम। हमारे सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर घर पे अगर काम कर रहे हो तो वर्क एट होम ही है। हमारे सारे कारीगर वर्क एट होम वाले हैं। 6 लोगों को कारखाना में साथ मदद करने के लिए बुलाएंगे, लेकिन सब अपने अपने घर जाएंगे शाम को। तो एक है कि there is nothing wrong in an unorganized sector if you help to promote their livelihoods. Now the other problem is the minute you try to organize them, अभी अर्थव्यवस्था और ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हम लोग बोल रहे हैं, क्या है? लेबर लॉ को लूज करना और आउटसोर्सिंग करना, कॉन्ट्रैक्चुअल करना। हमारी सरकार कहते हैं कि अब ऐसा होगा कि जब सीजनल होता है तो आपको अच्छे लेबर लॉ, सेफ्टी, अच्छे मच हायर वेजेस मिले, लेकिन जब काम नहीं है तो घर जाओ। ये नहीं है कि काम नहीं है तो तब भी तनख्वाह मांगो या पेंशन मांगो। अभी जैसे सरकारी अफसर है, आर्मी ऑफिसर, डिफेंस फोर्सेस है, उनका पेंशन ही इतना बढ़ गया है कि तनख्वाह के ऊपर का एक्सपेंडिचर से ज्यादा पेंशन हो गया। तो एक्चुअली अगर लोग और दुनिया का पूरा अर्थव्यवस्था अगर मार्केट इकोनॉमी पे अगर चल रहा हो तो प्रॉफिट मोटिव ही सबसे पहले रहेगा। तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा कैसे और खर्चा कैसे सबसे कम, ये तुलना में पॉलिसीज बन रहा है। और जब तक भारत इकोनॉमिक नेटवर्क ऑफ द होल वर्ल्ड के बीच में है और कुछ आयात निर्यात करना ही है, तो until we can become as self-reliant as possible, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता जो कहते हैं, वो एक हद तक जब हो जाता है तो हम तब आगे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम जब गांव को ही हम लोगों ने स्ट्रेंथन नहीं किया
एम्पावर नहीं किया फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, तो फिर गांव में क्या बनेगा जो हम बात बेच सकते हैं? सारा एमएसएमईज का माल इतना महंगा हो गया कि चाइनीज इंपोर्ट से ही वो अभी धंधा कर रहे हैं। हम्म, हमारे कोई भी बत्ती बनाने वाले, लाइटिंग, छोटे छोटे शॉप्स, बल्ब, ये सारा चीज मैं कहती हूँ आप क्यों चाइनीज चीज रखते हो? कहते हैं वो बाहर से आने में सस्ता है, हमें बनाने के लिए हमारे सारे इतना कानून में मुसीबत है कि हमने अपना कारखाना ही बंद कर दिया और बाहर से इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, तब भी हम मुनाफा बना रहे हैं। ये सिस्टम ही क्यों हो गया? हमें बहुत इस पे गहराई पे सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से हम लोग थोड़ा बहुत सोचे या साफ करें मामला। इसमें कोहिशन चाहिए हमको। हाउ डू वी फिट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड मार्केट, दिस होल प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी दैट वी हैव? Then you get those profits and you then reinvest it somewhere else. और प्रॉफिट कम करो और मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी उसको रिप्लेस करें। तो मुझे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुझे बहुत डर लगता है। रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी सरकार भी या कोई साइंटिस्ट कोई ना कोई कहते रहे, लेकिन इस रोबोट का काम करने का मतलब एक इंसान को माइनस करना। वो इंसान क्या करेगा? शहर में आके भी वो भूखा रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो हमको अपनी जो ह्यूमन क्षमता है उसको सबसे पहले तैयार नहीं करेंगे तो इससे आगे हम ऑर्गेनाइज कहे डिसऑर्गेनाइज कहें, वो बाद में ही हम लोग सोच सकते हैं। कमजोर आदमी कैसे ऑर्गेनाइज हो सकता है? बहुत ही उम्दा बात। और मुझे लगता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि प्रॉफिट सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन से ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन पे कैसे आना है। तो आत्मनिर्भर भारत को सप्लीमेंट करने के लिए वेयर ह्यूमन हैज टू बी एट द सेंटर ऑफ इमेजिनेशन, उसको क्या करना है। बट एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे there are a lot of aspiring leadership of our age who wants to do well in public life, who wants to do well in politics. बट वर्तमान में खास करके हिंदी हेडलाइन की अगर मैं बात करूं तो परिवार, कारोबार और श्रृंगार, जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो इन तीन वायरस से ग्रसित हैं। वो चाहे परिवार हो या कारोबार हो या श्रृंगार हो। और जॉर्ज जी का हम लोग लाइव देखते थे, पॉलिटिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी विच ही हैड। उनका खुद का कपड़ा धोना, उनका जो सरकारी बंगला था उसका गेट हमेशा खुला रहता था। मतलब मैं तो उस समय छोटा था लेकिन पापा उनके साथ एक ही कैबिनेट में थे। पिताजी नवादा से एमपी हुआ करते थे, जॉर्ज साहब नालंदा से एमपी हुआ करते थे। तो उनसे कहानियां मैंने खूब सुनी है। और उन्होंने मुझसे कहा कि इनफैक्ट पॉलिटिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी, जो सादगी की राजनीति है, वो आजकल के यंगस्टर्स जो एक सॉर्ट ऑफ कैमरा के पीछे भागने वाली राजनीति, बड़े मकान, बड़ी गाड़ियां, बड़े, मतलब वो समझ में नहीं आता। हाउ डू यू रिकंसाइल योर पॉलिटिकल एस्पिरेशन विद द पॉलिटिक्स ऑफ सिंप्लिसिटी of which George Sir was a major proponent? कि पॉलिटिकल एस्पिरेशन किस लिए है? सबसे पहले जॉर्ज साहब ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, एक किताब का, उसका नाम था पॉलिटिक्स इज फॉर पीपल। ये किसी अंग्रेज महिला पॉलिटिशियन ने लिखा था एक्चुअली। सो वो पीपल हैव टू बी बिफोर योर आइज। जैसे गांधी कहते थे सुप्रीम कंसिडरेशन इज मैन, थिंक ऑफ द पुअरेस्ट पर्सन। जो जॉर्ज साहब कहते थे गरीब आदमी के आंख में हमारा भगवान है। जब आप औरों के बारे में सोचने लगेंगे, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, अपने बारे में सोचना भूल जाओगे। जब अभी के पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन हो गया है, तो ये प्रोफेशन में हम कैसे आगे आए, कैसे कमाए, कैसे सब लोगों को पीछे धकेले, ये सब बात आती है। अगर ऐसे सोचो तो फिर सिंप्लिसिटी दिमाग में रहेगा ही नहीं। और जो आप कहते हैं परिवारवाद भी, किस लिए परिवारवाद है? मैं हमेशा सोचती हूँ, मैंने बिहार में बहुत देखा, क्या है, अविश्वास है औरों के ऊपर। राजनीति में विश्वास नहीं है, एक तो जनता के ऊपर, अब आप अपने काम के ऊपर और अपने साथियों के ऊपर। ये तीन चीज जब नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? आप अकेले रह जाते हैं। तो क्या होता है अकेले में, जैसे बाप बेटा के लिए सब कुछ चाहते हैं, तो जो परिवार में पैसा बाप ने कमाया वो पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। लालू जी ने रबड़ी देवी को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया? उनको कुछ आता भी नहीं था, पसंद भी नहीं था ये सब करना, लेकिन इसलिए कि पैसा घर में रहे। अब बेटा का भी पैसा घर में रहे। कोई भी हो, कई सारे नेता हैं जो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैं बुरा भी नहीं कहना चाहूंगी,
लेकिन क्यों परिवार के साथ ही चिपकते रहते? कोई ऐसी आप इतने साल से कोई साथी आपके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो साथी को पार्टी चलाने के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे? नहीं, आखिर में पार्टी का जो सबसे नेता बनना, नेता नॉट नेता लाइक दैट, नेता ऑफ पर्स स्ट्रिंग्स। हम्म, कौन पैसा रखता है, किसका सिग्नेचरी है बैंक अकाउंट का, हम्म, किसको किसके मैट्रेस के अंदर या सूटकेस के अंदर या अलमारी के अंदर नोट रखा है, वो ताला रखने वाला आदमी है सबके विश्वसनीय। कौन हो सकता है अगर आपका बेटा नहीं या पत्नी नहीं या ऐसा नहीं? ये सबसे बड़ी परेशानी है पॉलिटिक्स में। यू कैन हैव फैमिली पासिंग डाउन समथिंग और द अदर टू समबडी एल्स, जमीन हो, ठीक है, लेकिन जो पार्टी विच इज अ पब्लिक बॉडी टू सर्व द पब्लिक, उसमें अगर आप आपके पब्लिक वर्कर कॉलीग्स को विश्वास नहीं करेंगे तो आपका काम किस लिए था? तो मैं भी मुझे भी सब कुछ ऐसे ही सिखाया जॉर्ज साहब ने। मैं भी अपना कारीगरों का संगठन बनाती हूँ। हमारा ऑफिस सबसे छोटा, हमारे पास कोई ऑफिस का गाड़ी नहीं, कोई एनुअल रिपोर्ट चमकीला नहीं बनाते हैं, ना कोई हम फॉरेन फंड लेते हैं। सरकारी फंड भी कभी कभी छोटा ग्रांट ले लिया, क्योंकि मैं कहती हूँ सरकार खर्च नहीं कर रहे, ठीक से नहीं कर रहे, चलो हम ठीक से करके दिखाएंगे। पैसा जब इकट्ठा करना शुरू करो, लोग आपको बुरी नजर से देखेंगे। पैसा के लिए लालच नहीं होना चाहिए, मेहनत खर्च करो, पैसा नहीं। तो ये सब जब हमको सिखाया गया है, हम लोगों ने अपना लिया, तो सिंप्लिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। But the new age leadership, like from what we see, a lot of it are being fed us from the Western perspective. Seven Habits of Highly Effective People, or Robert Greene के The Law of Power, the 48 Laws of Power, Sun Tzu, The Art of Strategy. I don't think leadership can be cultivated by reading through books. You cannot be a leader by so it's very difficult for us to figure out that who is a real leader and how would you define leadership in this or probably new age leadership in this testing times and circumstances. But see, books have a double role to play. Books don't teach you leadership, but it gives you knowledge which you can weigh, other people's intellectual thoughts which they have experienced and are sharing. अब जॉर्ज साहब को देखिए, he was a voracious reader. He never bought anything but books. There is a photo that has come on Twitter today जिसमें वो सो रहे हैं, वो लॉर्ड स्नोडन, फेमस प्रिंसेस मार्गरेट के एक बार हस्बैंड, वो एक वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है। वो इंडिया आए थे, एक कमीशन उनको मिला था कि इंडिया के नेताओं का फोटो लो। तो वो जॉर्ज साहब के वहां पहुंचे और वहां लोगों ने बोला वो अभी टूर से आए हैं, सो रहे हैं। और तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अगर अंदर जाऊं देखूं, तो उन्होंने बोला जाओ, उनका तो कभी कोई पन नहीं रहता है, सो भी रहे तो अंदर जाओ। वो सोए हुए थे और वो सोया हुआ फोटो ट्विटर पे है, उनका डॉगी नीचे सो रहा बिल्कुल साथ में, और जॉर्ज साहब सुकुड़ सुकुड़ के पलंग के एक तरफ, दो पलंग है, एक पलंग के तीन चौथाई जगह में किताब, चश्मा, फाइल, किताब, सर पे इधर किताब, इतना किताब कि उनको उसके बिना सांस नहीं आता था। और जो भी स्टैटिस्टिक्स बुक्स है, पार्लियामेंट में हमेशा लोग कहते थे उसको ना, जैसे क्रंचिंग द नंबर्स उनका दिमाग करता था। उनको हर महीना सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी करके एक बुक आता है, पब्लिकेशन, ही यूज्ड टू ट्रीट दैट एज हिज बाइबल। और उसमें फिगर्स और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसको पढ़ पढ़ के एक एक लाइन देख के पेन से अंडरलाइन करके चरंग से पार्लियामेंट जाते थे और फटाफट बिना देखे फिगर्स को सुनाते थे लोगों को, और ये इस जगह में ये है, उस जगह में वो है। और ये भी उन्होंने पार्लियामेंट में एक बार बोला फिगर्स से कि जेल में अगर किसी को रख के खाना खिलाना है तो 48 रुपीज 15 कुछ खर्च है, और जो अभी एक फैमिली की कमाई 5 लोगों का 5,000 रुपया अगर कमाई है तो इट्स समथिंग लाइक 15 रुपीज पर हेड पर पर्सन। Isn't it better to be in jail? What answer do you have? But unless you are sharp in your maths, in your economics, in your figures, and they are on your fingertips, you don't know. लेकिन वो जब फिल्म हम लोग कभी दिखाने के लिए कोई बोल दिया अच्छा फिल्म है,
He said, फिल्म क्यों देखूं, ये सारा जो हो रहा है कहानी वो मुझे मालूम ही है, तो दुनिया में देख रहे हैं. So he never went to a movie in his life. I think altogether 3 movies देखे होंगे पूरे जिंदगी में, और मगर किताब के बिना रह नहीं सकते थे. तो you must learn from books. But he didn't learn from other leaders. वो हैरी पॉटर भी पढ़ते थे और मार्क्स भी पढ़ते थे, सब कुछ एक साथ, क्योंकि he was thirsty for knowledge. क्या हुआ एक बार, क्या suddenly I think a phase came in our social justice movement when being interested in reading and writing became a flaw. Correct. It Yeah. became a quality of buddhijeevi. Correct. And buddhijeevi was only uncha jat. Right. Now the socialist movement leaders, Madhu Limaye, anyone, George Saab, all of them were looked at in this movement as facilitators, yes, because Mandal, Lohia, all were all part of one thing. But जो उसमें से लिखा पढ़ी लोग बुद्धिजीवी कैटेगरी में होके हटा दिए गए हैं. It became devalued. To read and write and share experiences. गांधी जी को देखिए, एक एक छोटे पुराना लिफाफा के पीछे लिखते थे. नेहरू जेल से लिखते थे. लिखने का, पढ़ने का कम्युनिकेशन राजनीति में बहुत जरूरी है. तो ये हमें बुक के रीडिंग का इंकरेजमेंट करना चाहिए. और चाहे अभी गूगल में बेशक कर लो, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन गूगल इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग. They give you everything and you too much, then you don't know what to actually select. लेकिन मैं आजकल यही सोच रही हूँ कि जिस बुक्स में चाहे कोई भी इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिक थियोरी हो, गांधी जी होते तो ऐसे ही कहते कि उसमें वैल्यूज, एथिकल वैल्यू जब तक नहीं है, मॉरल वैल्यू जब तक नहीं है, कोई भी पॉलिसी, आइडियोलॉजी, थियोरी इज ऑफ नो वर्थ. उसमें इंसान को हानि करता है, इंसानियत को हानि पहुंचाने वाले, वैसा कोई भी आइडियोलॉजी को हम लोगों को अपनाना नहीं चाहिए. लेकिन किताब पढ़ के ही ये पता चलेगा. नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि वो जो प्रीमियम था लिखने पढ़ने का वो खत्म हो गया था, खास करके सोशल जस्टिस मूवमेंट में. और आई थिंक अभी भी शायद हम लोग उभर नहीं पाए हैं, क्योंकि लालू यादव जब ये बयान देते हैं कि डाटा और आटा, ये बेसिकली ट्रिवलाइज कर देते हैं. कहते हैं गरीब को डाटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए. दोनों की अपनी अहमियत है, दोनों का मतलब अपना, उनका अपना नैरेटिव है, उनका अपना नरेशन है. बट व्हेन यू इक्वेट थिंग्स लाइक डाटा, आटा टुगेदर, यू सॉर्ट ऑफ एंड अप ट्रिवलाइजिंग इट. But Jaji, one important thing, and for which we are eternally grateful to George Saab, is ending the political untouchability of BJP. In the sense, during the 98-99, whenever you go back and look at political developments of the country, he was the first person to join us. Like Atalji and him, they were the leaders of a different league. So, how decisive was it, according to you? I would say that it was a very practical and realistic decision. There was nothing ideological or sentimental about it. And that was what was interesting about George Saab, that despite his immense humanity, he was highly practical. And two situations arose, जो मैं बिल्कुल honestly कहूँगी, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और फ्रैंक हूँ. जब तक नहीं ऐसे होते हैं तो कभी आप किसी और को कुछ सिखा नहीं सकते. तो मुझे मालूम है एक स्थिति आ गई थी, क्योंकि हम लोग, लालू का करप्शन बहुत आगे बढ़ गया था. उनके कास्टिज्म, जो उन्होंने मंडल मूवमेंट किया, अगर वो कास्टिस्ट बन गए, एक कास्ट के लोगों को फेवर किया और बाकी सब लोगों को दूर किया, और वो वंचित अपने आप को महसूस होने लग गए, तो उसमें परेशानी तो सबको आ रही थी. जॉर्ज साहब ने वीपी सिंह को कहा कि हम लोग तो लीडर्स ऑफ द मंडल मूवमेंट है, सोशल जस्टिस मूवमेंट है, लेकिन अभी अपने ही दल के अंदर अगर कोई आदमी कास्टिस्ट बन जाए और करप्ट बन जाए, तो हमारे बोफोर्स की लड़ाई किस काम का था. तो यही, और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई किस काम का था. वीपी सिंह थोड़ा कमजोर पड़ गए इसमें, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया. तब हम लोगों ने समता पार्टी बनाया. समता पार्टी इसलिए बनाया कि जो लोग उन दिनों में वंचित हो कि शायद कांग्रेस या कम्युनिस्ट या बीजेपी में चले जाते,
Mm, I think there is some issue, Jayaji, with your internet. Ah, Yeah, yes, go on. yeah, we can hear you now. Yeah. But something happened. बिजली गया ना? नहीं, अभी अच्छा ये थोड़ा फैन चला दो या कुछ करो. हाँ, तो sorry. No problem. So anyway, so what I felt was at that time, what he decided very practically was, and we started, as I said, alone as Samta Party fighting against Lalu Yadav. Then what happened? We went into election, fought all the seats, and we came with such a miserable score of 6 seats. Put our heart and soul into it, and we were defeated very badly in the first assembly election of the Samata Party alone. And George Saab before that had gone to every doorstep, not to the BJP, but to the communists certainly, and said, please join us in this fight, because they were agreed that Lalu was both caste and corrupt. They said, you first win, then we'll join you. He found that a very opportunistic answer. So we saw that we could neither survive as a party, nor could we win if we fought alone. So then he started discussing with Advani ji the whole idea of us linking together. And it came together actually very well, because in its heart of heart, every party, before it wants religion, wants power. I think I can say that honestly because I'm not in the party. But if I'm trying to be a political analyst and objective, whatever tools you have, you will get. And religion is certainly a way of unifying the majority of the people of India. That also I fully understand. A country which has been put together through bits and pieces, which has been colonized so many times, which has borders which are, you have neighbors breathing down your neck. All this kind of situation, unity of the country is the most important thing. George Saab also believed that the national security was the most important thing, because as socialists, everybody was worried about Tibet. So there was Tibet, there was the militarization of Burma. All these things were right on our border, harming both. The problems of the militancy were getting fanned by the Burmese. Burmese being helped by the Chinese, and that's why he made that famous statement, the biggest potential threat is China, not Pakistan. Correct. So these are now, today everybody's remembering as China is breathing fire again on the borders. So these sort of things he put together, situation on the ground, to the borders of the country, to international ramifications, and unity of the country. And that is one of the most important things of the BJP's unity of the country. So on these issues, and Advani ji made a very famous statement in the Maidan in Bombay when he had a huge adivation. George Saab was in hospital, he had just had an operation. He sent me and Nitish ji to attend. That was the first outer signal of us joining with the BJP. And in that speech, Advani ji said that it does not matter what religion you follow, and whether you don't follow any religion at all, but you have to be unified as an Indian. Now that was such a perfect statement. I don't know which secular person, so-called secular person, will ever object to that. So we had that as an answer. We did not have to start saying if and but and what about and all that. And we also seriously felt any party to come to power will have to go with the majority bhavana. Now the majority bhavana may be Hindu, but it is also about India. Correct. It is also about keeping India together and honoring our country and loving our country. And then the religion becomes secondary. This is, I think, what we all believe. And if there are aberrations in every religion, every political party of every kind. But you have to keep to the core, believe in the core, and strengthen the core. So it was strengthening core that we did with the BJP. We said if we strengthen this idea by coming and giving legitimacy, so to speak, if you want to call it a silly word like that, and also to say that if you don't believe in social untouchability, you cannot believe in political untouchability. We had to make a theory of it.
But today, anybody who switches from one side to the other, they immediately get the certificate from the ulta side. Correct, correct. So yes, sir, it becomes a mockery when they say. But for people like us, we can never make it a mockery. Today, if I stand by the BJP, I stand because I stood by then. And I will not change depending on what suits my convenience. So this is what I believe. George Sahab people used to say consistency nahi hai. कब एक दिन ये छोड़ दिया, वो दिन ये पलट लिया, वो नहीं है. इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट देख के किया. उसके लिए इधर उधर स्टेप बदलना है तो ठीक है, बाकी सब लोग भी वही बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कभी अपने पर्सनल पावर के लिए नहीं किया. 1 रुपया नहीं कमाया, किसी का फायदा नहीं उठाया. सब लोगों ने, दुनिया ने उनका ही फायदा उठाया है. तो ऐसे लोग आज हम उनको याद कर रहे हैं, तो याद करने के बहुत ही जरूरत है. नहीं, इनफैक्ट अगर अभी लॉकडाउन ना होता तो शायद हम लोग फिजिकल इवेंट करके कुछ ऐसा कार्यक्रम करते, उनको कॉमेमोरेट करते. और दिल्ली में अभी किया भी था लास्ट ईयर, और इनफैक्ट आने वाले समय में आई थिंक होपफुली नेक्स्ट ईयर इसी दिन शायद मैं आपको पटना बुलाऊं इस कार्यक्रम के लिए, और फिजिकली हम लोग जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे माइकल आते रहते हैं. Michael, his younger brother, he keeps frequenting to. In fact, I had an opportunity to meet him as well when he came at this vendors program. It was an organization of vendors association. So I think the entire family is so committed to the cause that we'll definitely crisscross each other. But thank you so much, Jayaji, for your time. And I'll share with you one little thing. Please. What I was planning to do this year on June 3rd. और उसकी आधा व्यवस्था तो हो गया. मैं मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस में जॉर्ज साहब के बारे में फर्स्ट डे कवर निकलवाने थी. तो वो फर्स्ट डे कवर का लिफाफा, स्टैम्प पहले लेना पड़ता है. स्टैम्प बनता नहीं, फर्स्ट डे कवर बनता है. स्टैम्प मैं हेड पोस्ट ऑफिस कनॉट प्लेस में जाके, पार्लियामेंट स्ट्रीट में पोस्ट ऑफिस में मुझे एक बहुत अच्छा स्टैम्प मिला लेबर डे का, जिसमें कई सारे मजदूर किसान के इमेजेस. तो 2000 स्टैम्प मैंने खरीद लिया. डिजाइन बन गया कवर का. आर्टिस्ट को डिजाइन का पैसा भी दे दिया. और फिर फॉर्मल लेटर भी लिखा. पटना सर्कल का पोस्ट मास्टर जनरल ने हाँ कह दिया. और फिर हमने मुजफ्फरपुर के साथियों को बोला कि दिन तय करो और पोस्ट ऑफिस में ही करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जीतकर जॉर्ज साहब क्या बने, पोस्ट एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर. So it made so much sense to be simple, have it in the post office itself. And I was planning to do that today. जब ये सब मामला बैठ गया. So next time when it actually can happen, I will seek your help and presence and cooperation. 100%. We, my family, our entire party, our entire ecosystem, George Sahab is a revered figure, and you took out time from your schedule. And we spoke on multiple things, his policies, his impact on the youth leadership today, and what youngsters like us can take from his life. Because he is someone who should not be forgotten. बिहार, खास करके बिहार आजीवन आभारी रहेगा. कम से कम जब तक हम लोग हैं, तो उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि के दिन तो उनको आजीवन स्मरण करते रहेंगे किसी प्रकार से. बट जैसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बिहार डायलॉग के पहले सीरीज में आई, और हम लोगों ने जॉर्ज साहब जहां कहीं भी हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे कोटि कोटि कि भाई बिहार में भी और पूरे देश भर में भी जिस प्रकार आज उनकी जरूरत हमें महसूस हो रही है, उन्हें हम लोग मिस कर रहे हैं, तो उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जया जी. And I would like to again thank you for agreeing to be with us, Jaya ji. Thank you so much for thinking of me. Thank you so much, Jaya ji. Bye bye. Namaskar.